SSC 10th स्टैंडर्ड लेसन 4 उपास। इस कहानी के जो लेखक हैं पु ल देशपांडे। थोर मराठी साहित्य, विनोदी लेखक, नाटककार, प्रवास वर्णनकार, चतुरस्र कलावंत, सूक्ष्म निरीक्षण, मार्मिक आणि निर्मळ विनोद, तरल कल्पनाशक्ती आणि भाषेचा कल्पक व चमत्कृतीपूर्ण उपयोग करण्याचे कौशल्य हे त्यांचे लेखन विषय। तुका म्हणे तुझे आहे तुझपाशी, अंमलदार, सुंदर मी होणार, ती फुलराणी इत्यादी स्वतंत्र आणि रूपांतरित नाटके, सदू आणि दादू, विठ्ठल तो आला आला इत्यादी एकांकिका संग्रह, खोगीर भरती, असामी, खिल्ली, बटाट्याची चाळ, हसवणूक इत्यादी विनोदी लेखसंग्रह, अपूर्वाई, पूर्वरंग, जावे त्यांच्या देशा इत्यादी प्रवास वर्णने, व्यक्ती आणि वल्ली, गणगौत, मैत्र इत्यादी व्यक्ती चित्रणात्मक पुस्तके अशी त्यांची विपुल ग्रंथसंपदा आहे। त्यांच्या व्यक्ती आणि वल्ली या पुस्तकाला साहित्य अकादमीचा पुरस्कार मिळालेला आहे। भारत सरकारने पद्मभूषण या पुरस्काराने त्यांना सन्मानित केले आहे। मध्यमवर्गीय व्यक्तीचा संकल्प व संकल्पपूर्तीत कसे अंतर पडते आणि संकल्प करणारे व्यक्ती कसे हास्यास्पद ठरतात याची मजेदार चित्रण प्रस्तुत लेखात पु ल देशपांडे यांनी केले आहे। ये जो लेसन का नाम है उपास और इसके जो लेखक हैं वो पु ल देशपांडे हैं। इनका जन्म 1919 में हुआ और 2000 में ये स्वर्गवासी हुए। यहाँ पर इनकी स्पेशलिटी के बारे में बताया गया है कि ये किस प्रकार के लेखक थे। ये मराठी में एक बहुत ही जाने माने साहित्यिक हैं, बहुत ही जाने माने लिटरेचर हैं। ये एक बहुत ही विनोदी लेखक हैं, एक हास्य लेखक हैं, नाटककार हैं, जैसे नाटककार भी हैं और प्रवास वर्णनकार का मतलब है कि जब भी ये किसी जर्नी में जाते हैं तो उस जर्नी को बहुत ही अच्छे से देखते हैं और वो पूरी उस जर्नी के बारे में भी वो स्टोरीज बनाते थे। चतुरस्र कलावंत, सूक्ष्म निरीक्षण का मतलब है किसी भी चीज को बारीकी से देखना। मार्मिक, दिल को छू लेने वाला। निर्मल विनोद, हास्य, तरल कल्पना शक्ति, इनकी जो सोचने की शक्ति जो है वो एक बहुत ही विलक्षण थी। भाषा का कल्पक और चमत्कृतीपूर्ण उपयोग करण्याचे कौशल्य हे त्यांचे लेखन विषय। तो ये इनकी क्वालिटीज थी। जैसे ये हास्य लेखक थे, नाटककार थे, प्रवास वर्णनकार थे, चतुरस्र कलावंत है, सूक्ष्म निरीक्षण, मार्मिक, निर्मल विनोद, तरल कल्पना शक्ति और भाषेचा कल्पक व चमत्कृतीपूर्ण उपयोग करण्याचे कौशल्य ये इनकी लेखन में था। अब जैसे इनकी कुछ कहानियों के नाम हैं, इन्होंने जो कहानियां लिखी हैं उसमें जैसे था तुका म्हणे तुझे आहे तुझपाशी, अंमलदार, सुंदर मी होणार, ती फुलराणी, स्वतंत्र आणि रूपांतरित नाटके, सदू आणि दादू, विठ्ठल तो आला आला इत्यादी एकांकिका संग्रह, खोगीर भरती, असामी, खिल्ली, बटाट्याची चाळ, हसवणूक इत्यादी विनोदी लेख संग्रह, अपूर्वाई, पूर्वरंग, जावे त्याच्या देशा इत्यादी प्रवास वर्णने, व्यक्ति और वल्ली, गणगौत, मैत्र इत्यादि ये इनकी जो है ये इनकी कहानियां हैं, ये इनकी ग्रंथ संपदा है। अब जैसे ये जो लेसन है व्यक्ति और वल्ली, इस पुस्तक को साहित्य अकादमी का, लिटरेचर अकादमी का पुरस्कार मिला हुआ है। भारत सरकार ने इन्हें पद्मभूषण इस पुरस्कार से सम्मानित किया है। अब ये जो कहानी है उपवास, इसमें इन्होंने बताया है कि कैसे जो मिडिल क्लास जो मध्यम वर्गीय व्यक्ति है वो कभी भी कोई भी चीज़ का एक डिसाइड करता है, वो संकल्प लेता है कि मैंने जो डिसाइड किया है इसे तो मैं पूरा करूँगा। और वो जो भी वो कोई रिवोल्यूशन करता है तो कई बार वो उसमें कैसे हास्य निर्माण होता है और कैसे मज़ेदार बातें सामने आती है, इस बात को पु ल देशपांडे इन्होंने उपवास इस पाठ पे बताया है। माझ्या खाजगी उपोषणाची हकीकत साडीत जाहीर झाली आणि येता जाता ही माझी नाही ती भानगड आहे।
उगीच हात दाखवून अवलक्षण आहे पेललं नाही तेव्हा खाजगी झालं अशी वाक्ये माझ्या कानावर येऊ लागली. पण मी कोणत्याही टीकेला भीक घालणार नव्हतो. 181 पौंड. रात्रदिवस ते कार्ड माझ्या डोळ्यापुढे नाचत होते. वजन कमी झाले पाहिजे या विचाराने माझी झोप उडाली. झोप कमी झाली तर वजन उतरते या विचाराने मला त्याचे काहीही वाटत नव्हते. मी पूर्वीसारखा गाढ झोपत नाही यावर धर्मपत्नीचा मात्र अजिबात विश्वास नव्हता. घोरत तर असतात रात्रभर अशासारखी दुरुत्क्रांती मला करत असे. अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि अब इन्होंने डिसाइड किया कि मैं डाइट करूँगा, और जैसे ही इन्होंने ये डिसाइड किया कि मैं डाइट करूँगा, ये बात इनके जो चाली में जहाँ ये रहते थे ये सभी को पता चल गई. और ये अब ये पर्सनल ये इनकी जो पर्सनल बात थी ये सभी को पता चल गई और अलग अलग तरह की बातें इनके कान पर आने लगी. पर इन्होंने डिसाइड किया कि भले लोग मुझे कुछ भी बोलें, भले लोग कितने ही कमेंट पास करें, पर मैं किसी की बातों पर कोई भी ध्यान नहीं दूंगा. 181 पौंड ये जो लक्ष्य था ये इनके आंखों के सामने हमेशा नाचता था. वज़न कम करना है, इस ख्याल से इनकी नींद जो थी वो उड़ गई थी. इन्होंने सोचा कि अगर नींद कम हो गई तो क्या मेरा वज़न कम होगा. इस बात का भी उन्हें कोई कुछ लगता नहीं था. इन्हें ये प्रॉब्लम हो गई थी. इन्हें ऐसा लगता था कि अब इन्हें पहले की तरह नींद नहीं आती. पर इनकी जो पत्नी थी उनका इस बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं था. उन्होंने कहा, रात भर खर्राटे तो लेते रहते हो. इस तरह से इनकी धर्मपत्नी ने इनकी बेइज्जती कर दी. 2 महिन्यात 50 पौंड वजन कमी करून दाखवीन तर खरा अशी भीष्म प्रतिज्ञा करून मी आहारशास्त्रावरच्या पुस्तकात डोके घालू लागलो. प्रोटीनयुक्त पदार्थ, चरबीयुक्त द्रवे वगैरे शब्दाबद्दलची माझी आस्था वाढू लागली. साऱ्या ताटातले पदार्थ मला न दिसता नुसत्या कॅलरीज मला दिसू लागल्या. आणि आनंदाची गोष्ट अशी की वजन उतरवण्याचा शास्त्रात पारंगत झालेले तज्ज्ञ मला रोज डझनवारी भेटू लागले. इतकेच काय, परंतु जे आमच्या चाळीतल्या लोकांनी माझ्या उपवासाची अवहेलना केली होती त्यांनी मला डाएटचा सल्ला दिला. उदाहरणार्थ शोकाजी त्रिलोकेकर. तुला सांगतो मी पंत, डाएट कर, बटाटा सोड, बटाट्याचं नाव काढू नकोस. अब जो है लेखक ने डिसाइड किया कि मैं 2 महीनों में 50 पौंड वजन कम करूंगा. और ये उन्होंने इन्होंने भीष्म प्रतिज्ञा कर ली. और उन्होंने जो डाइट के ऊपर जो किताबें थी उन किताबों को बहुत ध्यान से पढ़ने लगे. और उसमें प्रोटीन के जो पदार्थ हैं जिसमें ऐसे लिक्विड जिसमें चर्बी नहीं होती, ये सारी शब्दों से की तरफ उनका ध्यान ज़्यादा जाने लगा. अब उनकी जो प्लेट में जो भोजन होता था उसमें उन्हें सिर्फ कैलोरीज दिखाई देती थी. पर उनके चाली के जो लोग थे उन्होंने उनके उपवास का, उनकी डाइट का मजाक उड़ाना शुरू किया. उन्होंने उन्हें सलाह दिया. जैसे कि इसमें एग्जाम्पल था शोकाजी त्रिलोकेकर. उन्होंने कहा, अरे पंत, मैं तुमको कहता हूँ डाइट करो, बटाटा छोड़ो, आलू का तो तुम नाम भी ना लो. तो जैसे इन्होंने डिसाइड किया कि मुझे डाइट करना है तो लोगों ने इन्हें सजेशन देना शुरू कर दिया. हो, म्हणजे कुठं राहता म्हणून विचारलं तर नुसताच चाळीत राहतो म्हणा. बटाट्याची चाळ म्हणू नका, वजन वाढेल. खी. जनोबा रेगे या इस्माला काय म्हणावे हे मला कळत नाही. नेहमी तिरके बोलायचे म्हणजे काय, पण सोकाजींनी त्याला परस्पर जामून टाकले. ए इडियट, सगळ्यांच्या गोष्टी जोक काय मारतोस नेहमी. मी सांगतो तुला पंत, तू बटाटा सोड. मी काय सोडले असता माझे वजन घटेल याची यादी बटाट्यापासून सुरू झाली. बटाट्याचं ठीक आहे, पण पंत आधी भात सोड. एक सल्ला, भातानं थोडंसं लठ्ठ व्हायला होतं. आमच्या
आमच्या कोकणात सगळे भात खातात, कुठे आहेत लठ्ठ, तुम्ही डाळ सोडा, असे कोण म्हणाले? काशीनाथ नाडकर्णी. अरे मुख्य म्हणजे साखर सोडा. मग कोणी सांगतात अरे अरे मी सांगू का, मीठ सोडा. मग कुणी म्हणतो लोणी तूप सोडा. एका आठवड्यात 10 पौंड वजन घटलं नाही तर नाव बदलीन आमच्या हेड क्लासच्या वाइफचं घटलं. अब जैसे इन शोकाजी तिलोकेकर ने कहा कि आप डाइट करिए, बटाटा छोड़िए और बटाटे का तो आप नाम ही मत लेना. हो म्हणजे कुठं राहता म्हणून विचारलं तर नुसतं. जब किसी ने पूछा आप कहाँ रहते हो, तो कहा कि मैं चाल में रहता हूँ. तो कहा कि आप ये मत कहिएगा कि मैं बटाटे वाली चाल में रहता हूँ. ऐसा जब आप कहेंगे तो आपका वज़न बढ़ेगा. और ऐसा कह के हंसने लगे. जनोबा रेगे ये ईसम का नाम है, मुझे समझ नहीं आता कि मैं इन्हें क्या कहूँ. इन्होंने ही यह बात कही. जनोबा रेगे की हमेशा आदत थी कि वो हमेशा हर बात को टोन मारकर बोलते थे, टेढ़ा ही बोलते थे. पर जो शोका जी थे उन्होंने तो उनको भी फेल कर दिया. उन्होंने कहा ए इडियट, हर बात में क्या तू जोक मारते रहता है. मैं तुझे बोलता हूँ पंत, तू बटाटा छोड़. मी काय सोडले असता माझे वजन घटेल याची. जब मैं क्या क्या छोड़ना है, अगर मेरा वज़न घटेगा तो मैं सबसे पहले बटाटे से शुरुआत करता हूँ, आलू से शुरुआत करता हूँ. सबसे पहले मैं आलू छोड़ूंगा. बटाटा ठीक है पंत, सबसे पहले तो मैं आपको कहता हूँ कि आप भात छोड़ो, चावल खाना छोड़ो. जो इंसान चावल खाता है वो थोड़ा उसमें मोटापा बहुत बढ़ता है. हमारे कोकण में सब लोग भात खाते हैं, कौन है मोटा. तुम दाल छोड़ो. ऐसा किसने कहा? ऐसा काशीनाथ नाडकर्णी ने कहा कि नहीं तुम दाल छोड़ो. किसी ने कहा शक्कर छोड़ो, किसी ने कहा नमक छोड़ो, किसी ने कहा कि घी और मक्खन छोड़ो. इस प्रकार से 8 दिनों में 10 पौंड वज़न कम होगा. अगर तुम लोणी और तूप, मक्खन और घी छोड़ोगे तो 10 दिन के अंदर तुम्हारा वज़न कम होगा. ऐसे आमच्या हेड क्लर्कच्या वाईफने सांगितलं.